न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना में देखेंगे फुले फिल्म, दरभंगा के छात्रों से करेंगे बात, जानिए राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम। पाकिस्तान से दोस्ती दिखाने वाले तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, शिवसेना का प्रदर्शन। जिस यूनिवर्सिटी से JNU ने तोड़ा करार, आखिर वहां किस चीज की होती है पढ़ाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का जलवा, लगाई पदकों की झड़ी। हरियाणा में अचानक 50,000 परिवारों की आय हुई शून्य, CM ने तुरंत जांच के दिए आदेश। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, 17 मई से होगा EVM का FL। जियो ने किया कमाल, एयरटेल को धो डाला, साल 2025 में 5 गुना अधिक जुड़े यूजर। सुबह सुबह CM नीतीश, मंत्री विजय विजेंद्र अशोक के बाद प्रधान सचिव से मिले बिहार चुनाव। कमला भी और विमला भी दो बहनों से लड़ा रहा था इश्क, जीजा साली ने मिलकर लगाया ठिकाना। अब खबरें विस्तार से। पटना में देखेंगे पुणे फिल्म, दरभंगा के छात्रों से करेंगे बात, जानिए राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरुवार को बिहार आ रहे हैं। वे दरभंगा में न्याय शिक्षा संवाद करेंगे और दलित छात्र छात्राओं से मिलेंगे। इसके बाद वे पटना में ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। हालांकि 5 महीनों में राहुल गांधी का यह चौथा बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसे कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी दरभंगा के टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे। पहले ये कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में होने वाला था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण जगह बदलनी पड़ी। दरभंगा में कार्यक्रम खत्म करने के बाद राहुल गांधी पटना लौट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं। पटना में राहुल गांधी EBC समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। इस दौरान सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दलित वर्ग के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार दरभंगा में बातचीत के दौरान राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा के नीतियों पर भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, यानी वे जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर क्या सोचती है। राहुल गांधी का यह दौरा बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करेंगे। साथ ही वे जनता को भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह बैठकर और लोगों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई है। सभी पार्टियां राहुल गांधी के दौरे पर नजर रख रही है और अपनी रणनीति बनाने में लगी है। देखना यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। दरभंगा के छात्रों से करेंगे बात, जानिए राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरुवार को बिहार आ रहे हैं। वे दरभंगा में न्याय शिक्षा संवाद करेंगे और दलित छात्र छात्राओं से मिलेंगे। इसके बाद वे पटना में ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। हालांकि 5 महीनों में राहुल गांधी का यह चौथा बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसे कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी दरभंगा के टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे। पहले ये कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में होने वाला था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण जगह बदलनी पड़ी। दरभंगा में कार्यक्रम खत्म करने के बाद राहुल गांधी पटना लौट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं। पटना में राहुल गांधी EBC समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। इस दौरान सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दलित वर्ग के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार दरभंगा में बातचीत के दौरान राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा के नीतियों पर भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, यानी वे जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर क्या सोचती है। राहुल गांधी का यह दौरा बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करेंगे।
साथ ही वे जनता को भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह बैठकर और लोगों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई है। सभी पार्टियां राहुल गांधी के दौरे पर नजर रख रही है और अपनी रणनीति बनाने में लगी है। देखना यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। दरभंगा के छात्रों से करेंगे बात, जानिए राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरुवार को बिहार आ रहे हैं। वे दरभंगा में न्याय शिक्षा संवाद करेंगे और दलित छात्र छात्राओं से मिलेंगे। इसके बाद वे पटना में ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। हालांकि 5 महीनों में राहुल गांधी का यह चौथा बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसे कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी दरभंगा के टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे। पहले ये कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में होने वाला था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण जगह बदलनी पड़ी। दरभंगा में कार्यक्रम खत्म करने के बाद राहुल गांधी पटना लौट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं। पटना में राहुल गांधी ईबीसी समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। इस दौरान सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दलित वर्ग के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार दरभंगा में बातचीत के दौरान राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा के नीतियों पर भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। यानी वे जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर क्या सोचती है। राहुल गांधी का यह दौरा बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करेंगे। साथ ही वे जनता को भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह बैठकर और लोगों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई है। सभी पार्टियां राहुल गांधी के दौरे पर नजर रख रही है और अपनी रणनीति बनाने में लगी है। देखना यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से दोस्ती दिखाने वाले तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। बॉयकॉट ट्रेड के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना का प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध तेज होता जा रहा है। शिवसेना के नेताओं ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुर्की की कंपनी को हटाने की मांग की है। तुर्की की कंपनी सेलेबी एनएनएस एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ मुंबई एयरपोर्ट का करार है। शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में 13 मई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान की मदद करने पर देश में तुर्की के खिलाफ तीखा विरोध हो रहा है। दूर ऑपरेटर तुर्की की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। तुर्की के फलों का भी बायकॉट हुआ है। जेएनयू ने MOU रद्द किया है तो वही मार्बल कारोबारी खिलाफ हो गए हैं। शिवसेना के अनुसार सेलेबी मुंबई हवाई अड्डे पर लगभग 70% ग्राउंड संचालन संभालती है, जिसमें यात्री सेवाएं, लोड नियंत्रण, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाएं, गोदाम और पुल संचालन शामिल है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सामने आया था कि तुर्की ने पड़ोसी देश की मदद की। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया था। देश भर में तुर्की के खिलाफ नाराजगी के बीच शिवसेना ने ये मांग उठाई है। तुर्की की कंपनी मुंबई के साथ साथ दिल्ली के एयरपोर्ट से भी जुड़ी हुई है। देश में जिस तरह से तुर्की के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में उसकी हालात मालदीव जैसी हो सकती है। भारत के बॉयकॉट करने से तुर्की को बड़ी आर्थिक चोट लगने की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध तेज होता जा रहा है।
शिवसेना के नेताओं ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुर्की की कंपनी को हटाने की मांग की है। तुर्की की कंपनी सेलेबी एनएनएस एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ मुंबई एयरपोर्ट का करार है। शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में 13 मई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान की मदद करने पर देश में तुर्की के खिलाफ तीखा विरोध हो रहा है। टूर ऑपरेटर तुर्की की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। तुर्की के फ्लाइटों का भी बायकॉट हुआ है। जेएनयू ने MOU रद्द किया है तो वही मार्बल कारोबारी खिलाफ हो गए हैं। शिवसेना के अनुसार सेलेबी मुंबई हवाई अड्डे पर लगभग 70% ग्राउंड संचालन संभालती है, जिसमें यात्री सेवाएं, लोड नियंत्रण, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाएं, गोदाम और पुल संचालन शामिल है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सामने आया था कि तुर्की ने पड़ोसी देश की मदद की। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया था। देश भर में तुर्की के खिलाफ नाराजगी के बीच शिवसेना ने ये मांग उठाई है। तुर्की की कंपनी मुंबई के साथ साथ दिल्ली के एयरपोर्ट से भी जुड़ी हुई है। देश में जिस तरह से तुर्की के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में उसकी हालात मालदीव जैसी हो सकती है। भारत के बॉयकॉट करने से तुर्की को बड़ी आर्थिक चोट लगने की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध तेज होता जा रहा है। शिवसेना के नेताओं ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुर्की की कंपनी को हटाने की मांग की है। तुर्की की कंपनी सेलेबी एनएनएस एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ मुंबई एयरपोर्ट का करार है। शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में 13 मई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान की मदद करने पर देश में तुर्की के खिलाफ तीखा विरोध हो रहा है। टूर ऑपरेटर तुर्की की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। तुर्की के फ्लाइटों का भी बायकॉट हुआ है। जेएनयू ने MOU रद्द किया है तो वही मार्बल कारोबारी खिलाफ हो गए हैं। शिवसेना के अनुसार सेलेबी मुंबई हवाई अड्डे पर लगभग 70% ग्राउंड संचालन संभालती है, जिसमें यात्री सेवाएं, लोड नियंत्रण, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाएं, गोदाम और पुल संचालन शामिल है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सामने आया था कि तुर्की ने पड़ोसी देश की मदद की। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया था। देश भर में तुर्की के खिलाफ नाराजगी के बीच शिवसेना ने ये मांग उठाई है। तुर्की की कंपनी मुंबई के साथ साथ दिल्ली के एयरपोर्ट से भी जुड़ी हुई है। देश में जिस तरह से तुर्की के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में उसकी हालात मालदीव जैसी हो सकती है। भारत के बॉयकॉट करने से तुर्की को बड़ी आर्थिक चोट लगने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस यूनिवर्सिटी से जेएनयू ने तोड़ा करार, आखिर वह किस चीज की होती है पढ़ाई? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तुर्की की इनोयू यूनिवर्सिटी के साथ अपना शैक्षणिक समझौता समाप्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह निर्णय तुर्की की ओर से पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के कारण लिया गया है, जिसके बाद तुर्की की इनोयू यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में है। आइए आपको बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में किस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो आपको बता दें कि इनोयू यूनिवर्सिटी तुर्की के मालात्या शहर में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका नाम तुर्की के दूसरे राष्ट्रपति इस्मेत इनोनू के नाम पर रखा गया है। यह विश्वविद्यालय तुर्की के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। यहाँ पर कई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के कोर्सेज कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय में 16 संकाय, 4 पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल और कई अनुसंधान केंद्र है। इनोनू यूनिवर्सिटी मेडिटेशन, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटल हेल्थ और फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है। इस संस्थान को तुर्की की हेल्थ एजुकेशन के मायने में बेहतरीन संस्था माना जाता है। इनोनू यूनिवर्सिटी का दुर्गुत ओजल मेडिकल सेंटर यहाँ का एक प्रमुख अस्पताल है। यहाँ पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कोर्सेज जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कराया जाता है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल,
तुर्की भाषा और साहित्य, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के कोर्स भी कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय में अधिकांश पाठ्यक्रम तुर्की भाषा में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थानांतर और अनुसंधान कार्यक्रम अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए तुर्की भाषा प्रवीणता अनिवार्य है। यहाँ से ग्रेजुएशन के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की कक्षा या समकक्ष होना जरूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रा को YOS या SAT ACT स्कोर जमा करना पड़ता है। कुछ मामलों में हाई स्कोर ग्रेड के आधार पर भी प्रवेश मिल सकता है। तुर्की भाषा में पढ़ाई के लिए टोमर प्रमाण पत्र या अंग्रेजी पाठ्यक्रमों के लिए टोफिल इफ्लेट स्कोर जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का जलवा लगाई पदकों की झड़ी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार को मेजबान बिहार का दिन शानदार रहा। बिहार ने कुल 8 पदक जीते। बुधवार के दिन बिहार की प्रिया प्रेरणा और माहिका कुमारी ने थागता में 2 स्वर्ण पदक जीतकर दिन की शुरुआत की। वहीं बिहार की खुशी यादव ने 2000 मीटर स्टीप चैलेंज में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया। उज्जवल सिंह ने 241 किलोग्राम वजन उठाकर वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता और बिहार का खाता खोला। उज्जवल जहानाबाद के रहने वाले हैं, माहिया भागलपुर की रहने वाली है। माहिया ने थागता में 56 किलो पहनुआ अनिशुबा और सुपौल की प्रिया प्रेरणा ने 52 किलो में पहनुबा MMA में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अरेरिया की लक्की 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक, जबकि भागलपुर की सुभाक्षी ने थागता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह थागता प्रतियोगिता में बिहार ने कुछ 5 पदक अपने नाम किया। इससे 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल है। वहीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन बिहार के प्रियांशु और शिवम कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बॉक्सिंग में बिहार का खाता खोला। इस तरह बुधवार को कुल 3 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक बिहार ने अपने नाम किया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में अचानक 50,000 परिवारों की आय हुई शून्य। CM सैनी तुरंत जांच के दिए आदेश। आखिर क्या है पूरा मामला? हरियाणा में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक आय अचानक शून्य पर पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी परिवारों की आय की जांच कराने के आदेश दिए हैं जिनकी पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र से शून्य नजर आ रही है। सरकार को आशंका है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए यह स्कैम किया गया है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने अपनी टीम को इन कार्डों की जांच के लिए फील्ड पे उतार दिया है। हरियाणा सरकार का मानना है कि किसी परिवार की आय शून्य नहीं हो सकती। किसी परिवार में यदि बुजुर्ग महिला या पुरुष है तो उन्हें मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन की राशि को भी मिला लिया जाए तो यह राशि 70,000 रुपये वार्षिक से अधिक बनती है। तकनीकी तौर पर माना जाए तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि किसी परिवार के मुखिया ने परिवार पहचान पत्र में अपनी आय 50,000 रुपये वार्षिक दिखाई है तथा वह दिवंगत हो जाता है तो ऐसे में PPP से उसका नाम कट जाएगा और परिवार की आय 0 हो जाएगी। परिवार पहचान पत्र में पिछले दिनों करीब 3 लाख लोगों का डाटा अपडेट हुआ है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है। ऐसे परिवारों के BPL कार्ड काटे जा चुके हैं। इन परिवारों की आय में बढ़ोतरी हुई है। सतीश खोला का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। फैमिली ID की ट्रेस चेकिंग हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी की फैमिली इनकम अगर शून्य दर्शाई गई है तो हमारे FCP इसे चेक करते हैं। ये काम क्रेडिट के कर्मचारियों को भी समय समय पर दिया जाता है। यह हमारी सामान्य पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति गलत लाभ ले रहा है तो उसे होने नहीं दिया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। 17 मई से होगा EVM का FLC। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। 4 महीने बाद चुनाव की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर बुधवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में 17 मई से 6 जून तक EVM की होने वाली FLC को लेकर जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए EVM वेयरहाउस में ECIL के इंजीनियरों के द्वारा प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाह से 7 बजे अपराह तक
फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जिला अध्यक्ष सचिव या एक प्राधिकृत व्यक्ति जिसका आई कार्ड जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन एक समय में 3 में से कोई एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। एफएलसी हाल में मोबाइल एवं अन्य सामग्री का प्रवेश वर्जित रहेगा। एफएलसी हाल खोलने एवं बंद करने के समय आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसकी सीधी निगरानी निर्वाचन आयोग के स्तर से भी होगी। बताया गया है कि इसके लिए पर्यवेक्षक, अपर समाहर्ता, सह जिला वकील शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनील कुमार रंजन को और नोडल पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सुधीर कुमार को बनाया गया है। एफएलसी कार्य के लिए ECIL द्वारा 13 इंजीनियर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। भागलपुर में कुल 5007 BU, 3865 CU एवं 4146 वीवीपैट उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एफएलसी हाल ही में CCTV कैमरा लगा रहेगा, साथ ही इसकी लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, संयुक्त निर्देशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं सभी निर्वाचक निर्बंधन पदाधिकारी उपस्थित थे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जियो ने किया कमाल, एयरटेल को धो डाला। साल 2025 में 5 गुना अधिक जोड़े यूजर्स। भारत में 2 टेलीकॉम कंपनियों के पास सबसे ज़्यादा यूजर्स है और वो है एयरटेल और जियो। सुनील भारती मित्तल के टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने Q4 FY25 में तिमाही दर तिमाही 0.1% की मामूली वृद्धि के साथ 36,735 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। वही इससे पहले रिलायंस जियो ने अपने राजस्व में 2.3% की तिमाही वृद्धि दर्ज की थी, जो एयरटेल से बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। हालांकि देखा जाए तो पोस्टपेड और होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट में एयरटेल ने अपनी ग्रोथ धीमी सही पर बनाए रखी है। इसके बावजूद इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायंस जियो कई परफॉर्मेंस मैट्रिक पर एयरटेल से काफ़ी आगे है। जियो ने फाइनेंशियल 2025 में 5 गुना ज़्यादा यूजर्स को जोड़े हैं। इसके बाद कंपनी की यूजर्स की संख्या 20.6 मिलियन पहुंच गई है, जबकि एयरटेल अभी 4.3 मिलियन यूजर्स के साथ बना हुआ है। जियो का कुल कस्टमर बेस 488.2 मिलियन है, जबकि एयरटेल का 424 मिलियन। अगर कस्टमर एंगेजमेंट की बात करें तो जियो दोबारा बाजी मार लेता है। इसका पर कैपिटा कंजक्शन साल दर साल 17.4% बढ़कर 33.5 GB माह पहुंच गया है। वही एयरटेल की बात करें तो साल दर साल इसका ग्रोथ 11.1% का है, जिसके बाद ये 25.1 GB माह के आंकड़े को छू पाया है। यहाँ तक कि वॉइस यूजेस में भी जियो ने एयरटेल को पटकनी दे दी है। एयरटेल ने सिर्फ 0.4% की ग्रोथ हासिल की है, जबकि जियो ने 3% की ग्रोथ देखी है। कस्टमर एंगेजमेंट हेवी डेटा यूजर्स में भी जियो आगे चल रहा है। फिक्स्ड लाइन सेगमेंट में भी जियो आगे चल रहा है। FY25 में जियो ने 6.4 मिलियन नए घर जोड़े हैं, वहीं एयरटेल सिर्फ 2.4 मिलियन तक सीमित रह गया है। तेजी से ग्रो कर रहे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कैटेगरी में जियो ने 5 मिलियन कस्टमर और एयरटेल ने 1.1 मिलियन कस्टमर जोड़े हैं। एयरटेल के मुकाबले जियो ने फिक्स्ड लाइन सेगमेंट में 2x 5x की बढ़त हासिल की है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सुबह सुबह सीएम नीतीश मंत्री विजय विजेंद्र अशोक के बाद प्रधान सचिव से मिले। बिहार चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में इस वक्त मौसम का टेम्परेचर हाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने मूवमेंट से सियासी हलचल पैदा करने से बाज नहीं आ रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से अपना काफिला रेडी करने को कहा। सीएम अचानक गाड़ी में बैठकर सुबह सुबह भीषण गर्मी में ही सड़क पर निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कई मंत्री अधिकारियों के यहाँ गुरुवार को एक फिर अचानक दबक गए। नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे, वहां उनसे कुछ देर बात की, फिर वहां से निकल गए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकाएक वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव के आवास पहुंच गए। सीएम के
वहां जाने के पहले से ही कोई तैयारी या प्लानिंग नहीं थी। मुख्यमंत्री ने विजेंद्र यादव से हालचाल पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से निकलकर मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंच गए, उनसे कुछ मिनटों के लिए बातचीत की और वहां से वह अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के आवास पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 4 दिन के बाद फिर एक्शन में आ गए। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भीषण गर्मी में मंत्री और अधिकारियों के आवास पर अचानक क्यों पहुंचे। मंत्रियों को भी पता नहीं थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अधिकारियों को भी पता नहीं रहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में सीएम के एकाएक पहुंचने की खूब चर्चा हो रही है। इस तरह सीएम के आने का क्या मतलब है, शायद पता नहीं चल पा रहा है। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी कदम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया होती है। उसकी आने वाले दिनों में उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया लोगों को पता चलती है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कमला भी और विमला भी 2 बहनों से लड़ा रहा था इश्क, जीजा साली ने मिलकर लगाया ठिकाने, 30 दिन बाद ऐसे खुलासा केस। 9 अप्रैल 2025 का दिन और सुबह के लगभग 10-11 बजे का वक्त उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में पड़ने वाले सैनी पुलिस थाने में घबराया हुआ एक शख्स दाखिल होता है। पूछने पर अपना नाम गौतम बताता है और कहता है कि उसका भाई श्रवण कुमार पिछले 1 हफ्ते से लापता है। उसने अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में हर जगह तलाश लिया, लेकिन भाई का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद सारी जानकारी लेती है और मामला दर्ज कर श्रवण नाम के इस युवक की तलाश शुरू कर देती है। श्रवण की तलाश में जुटी पुलिस अभी कड़ियों को जोड़ी रही थी कि 14 अप्रैल 2025 को उसकी लाश पास के एक जंगल में कुएं के भीतर पड़ी हुई मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रवण की जान गला घोट कर ली गई है। पुलिस अब हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू करती है। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक था रमेश और दूसरी कमला देवी। रमेश और कमला के बीच जीजा साली का रिश्ता था। पूछताछ में दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं और इसके बाद 2 कहानी खुलती है। श्रवण कुमार की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी और इस हत्या को अंजाम देने वाले यही रमेश और कमला थे। पुलिस पूछताछ में रमेश बताता है कि श्रवण के अवैध संबंध उसकी पत्नी विमला के साथ थे। कमला और विमला आपस में बहनें हैं। एक दिन रमेश को पता चलता है कि श्रवण के अवैध संबंध न केवल विमला के साथ है बल्कि उसकी साली कमला के साथ भी है। एक रात विमला घर से कुछ बहाना बनाकर श्रवण कुमार से मिलने गई। रमेश को पता चलता है तो वह भी उस जगह पर पहुंच जाता है। गुस्से से भरा हुआ रमेश वहीं पर श्रवण को दबोच लेता है। ये सब देखकर विमला वहां से भाग जाती है, लेकिन कमला इस कत्ल में रमेश का साथ देती है। दोनों मिलकर श्रवण कुमार का गला दबाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। इसके बाद दोनों उसकी लाश को एक कुएं में फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। श्रवण कुमार के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने रमेश और कमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के इस मामले को सुनकर लोग हैरान हैं कि अवैध संबंधों की वजह से किस तरह 2 परिवार तबाह हो गए। 9 अप्रैल 2025 का दिन और सुबह के लगभग 10-11 बजे का वक्त उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में पड़ने वाले सैनी पुलिस थाने में घबराया हुआ एक शख्स दाखिल होता है। पूछने पर अपना नाम गौतम बताता है और कहता है कि उसका भाई श्रवण कुमार पिछले 1 हफ्ते से लापता है। उसने अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में हर जगह तलाश लिया, लेकिन भाई का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद सारी जानकारी लेती है और मामला दर्ज कर श्रवण नाम के इस युवक की तलाश शुरू कर देती है। श्रवण की तलाश में जुटी पुलिस अभी कड़ियों को जोड़ी रही थी कि 14 अप्रैल 2025 को उसकी लाश पास के एक जंगल में कुएं के भीतर पड़ी हुई मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रवण की जान गला घोट कर ली गई है। पुलिस अब हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू करती है। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक था रमेश और दूसरी कमला देवी। रमेश और कमला के बीच जीजा साली का रिश्ता था। पूछताछ में दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं और इसके बाद 2 कहानी खुलती है। श्रवण कुमार की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी और इस हत्या को अंजाम देने वाले यही रमेश और कमला थे। पुलिस पूछताछ में रमेश बताता है कि श्रवण के अवैध संबंध उसकी पत्नी विमला के साथ थे। कमला और विमला आपस में बहनें हैं। एक दिन रमेश को पता चलता है कि श्रवण के अवैध संबंध न केवल विमला के साथ है बल्कि उसकी साली कमला के साथ भी है। एक रात विमला घर से कुछ बहाना बनाकर श्रवण कुमार से मिलने गई। रमेश को पता चलता है तो वह भी उस जगह पर पहुंच जाता है। गुस्से
से भरा हुआ रमेश वहीं पर श्रवण को दबोच लेता है। ये सब देखकर विमला वहां से भाग जाती है, लेकिन कमला इस कत्ल में रमेश का साथ देती है। दोनों मिलकर श्रवण कुमार का गला दबाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। इसके बाद दोनों उसकी लाश को एक कुएं में फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। श्रवण कुमार के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने रमेश और कमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के इस मामले को सुनकर लोग हैरान हैं कि अवैध संबंधों की वजह से किस तरह दो परिवार तबाह हो गए। 9 अप्रैल 2025 का दिन और सुबह के लगभग 10-11 बजे का वक्त उत्तर प्रदेश के कोसाबी जिले में पड़ने वाले सैनी पुलिस थाने में घबराया हुआ एक शख्स दाखिल होता है। पूछने पर अपना नाम गौतम बताता है और कहता है कि उसका भाई श्रवण कुमार पिछले 1 हफ्ते से लापता है। उसने अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में हर जगह तलाश लिया, लेकिन भाई का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद सारी जानकारी लेती है और मामला दर्ज कर श्रवण नाम के इस युवक की तलाश शुरू कर देती है। श्रवण की तलाश में जुटी पुलिस अभी कड़ियों को जोड़ी रही थी कि 14 अप्रैल 2025 को उसकी लाश पास के एक जंगल में कुएं के भीतर पड़ी हुई मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रवण की जान गला घोट कर ली गई है। पुलिस अब हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू करती है। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक था रमेश और दूसरी कमला देवी। रमेश और कमला के बीच जीजा साली का रिश्ता था। पूछताछ में दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं और इसके बाद 2 कहानी खुलती है। श्रवण कुमार की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी और इस हत्या को अंजाम देने वाले यही रमेश और कमला थे। पुलिस पूछताछ में रमेश बताता है कि श्रवण के अवैध संबंध उसकी पत्नी विमला के साथ थे। कमला और विमला आपस में बहनें हैं। एक दिन रमेश को पता चलता है कि श्रवण के अवैध संबंध न केवल विमला के साथ है बल्कि उसकी साली कमला के साथ भी है। एक रात विमला घर से कुछ बहाना बनाकर श्रवण कुमार से मिलने गई। रमेश को पता चलता है तो वह भी उस जगह पर पहुंच जाता है। गुस्से से भरा हुआ रमेश वहीं पर श्रवण को दबोच लेता है। ये सब देखकर विमला वहां से भाग जाती है, लेकिन कमला इस कत्ल में रमेश का साथ देती है। दोनों मिलकर श्रवण कुमार का गला दबाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। इसके बाद दोनों उसकी लाश को एक कुएं में फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। श्रवण कुमार के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने रमेश और कमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के इस मामले को सुनकर लोग हैरान हैं कि अवैध संबंधों की वजह से किस तरह 2 परिवार तबाह हो गए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।